कहानी की शुरुआत सुदूर ब्रह्मांड में छिपे एक बेहद रहस्यमय चांद से होती है, जिसका नाम पेंडोरा है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान की एक छोटी सी गलती भी उसकी आखिरी सांस साबित हो सकती है। इस खौफनाक सफर पर आगे बढ़ने से पहले जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो खुद चलने फिरने में पूरी तरह लाचार है। हम बात कर रहे हैं जेक सुली की, जो एक पूर्व मरीन कमांडर है और हादसे में अपने दोनों पैर गंवा चुका है। व्हीलचेयर पर सिमटी उसकी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है। उसे पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर पेंडोरा पर भेजा जाता है। जेक वहां खुद की मर्जी से नहीं आया, बल्कि उसके जुड़वा भाई की मौत के बाद उसे ये मौका मिला है, क्योंकि जेक का डीएनए उसके भाई से हूबहू मिलता है। पेंडोरा पर कदम रखते ही हवा में घुला हुआ जहर और अजीब जीव ये साफ कर देते हैं कि ये जगह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। यहाँ इंसान खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते और जीवित रहने के लिए हर वक्त विशेष मास्क पहनना पड़ता है। लेकिन इंसानी लालच की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ के जंगलों के नीचे एक बेहद कीमती खनिज छुपा हुआ है, जिसे एनऑब्टेनियम कहा जाता है। इसी खनिज को हथियाने के लिए इंसानी कॉरपोरेशन ने यहाँ एक बहुत बड़ा बेस बना रखा है। वैज्ञानिक इस खनिज को पाने और वहाँ के मूल निवासी नावी लोगों को समझने के लिए एक बेहद उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे अवतार प्रोग्राम कहा जाता है। इसके तहत इंसानी चेतना को नावी और इंसानों के मिश्रित डीएनए से बने नकली शरीरों में ट्रांसफर किया जाता है। जब जेक पहली बार अपने अवतार शरीर से जुड़ता है तो सालों बाद अपने पैरों पर वापस खड़े होने का एहसास उसे पागल कर देता है। वो डॉक्टरों की बात अनसुनी करके सीधे बाहर की तरफ भाग पड़ता है, क्योंकि इतने लंबे समय बाद आजादी से दौड़ना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर ये उत्साह बहुत जल्दी एक खौफनाक दुस्वप्न में बदलने वाला था। जेक को डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटीन और उनकी वैज्ञानिक टीम के साथ पेंडोरा के घने जंगलों में रिसर्च के लिए भेजा जाता है। जेक का काम टीम को सुरक्षा देना है, मगर उसे नहीं पता था कि यहाँ सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही टीम जंगल की गहराइयों में उतरती है, जेक का सामना हैमरहेड टाइटनोथेरे नाम के एक विशालकाय जीव से हो जाता है, जिसके सिर पर चट्टान जैसी ढाल बनी हुई है। ग्रेस उसे चेतावनी देती है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल न हिले, क्योंकि ये जीव सिर्फ खतरे का सामना करने पर ही हमला करता है। लेकिन तभी उस जीव के पीछे से एक और भी ज्यादा खौफनाक शिकारी बाहर निकलता है, जिसे थानाटोर कहा जाता। थानाटोर को देखते ही हैमरहेड डरकर भाग जाता है और अब उसकी जलती हुई भूखी आंखें सीधे जेक पर टिक जाती हैं। जेक अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों, नुकीली चट्टानों और पेड़ों की जड़ों के बीच अंधाधुंध भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते जेक एक बहुत बड़े झरने के किनारे पहुंच जाता है। बिना कुछ सोचे जेक उस विशाल झरने से सैकड़ों फीट नीचे बहती नदी में छलांग लगा देता है। पानी की तेज लहरें उसे बहाकर दूर ले जाती हैं और वो किसी तरह किनारे पर तो पहुंच जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह अकेला हो चुका है। खूबसूरत दिखने वाली ये चमकीली दुनिया असल में मौत का जाल थी, क्योंकि रात होते ही यहाँ के सबसे खूंखार शिकारी जाग चुके थे। जेक एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी उसे चारों तरफ से जंगली भेड़ियों जैसे दिखने वाले वाइपर वॉल्व्स के एक पूरे झुंड ने घेर लिया। जेक लाचार होकर उस जलती लकड़ी से उन पर वार करता है, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक अंधेरे को चीरता हुआ एक तीर आता है और सीधे एक वाइपर वोल्फ के सीने के पार हो जाता है। घने पेड़ों की ओट से एक नावी लड़की नेतरी बिजली की फुर्ती से बाहर निकलती है। वो अपने अनोखे हथियारों से उन खूंखार शिकारियों को मौत के घाट उतार देती है। जेक को लगता है कि उसकी जान बच गई है और वो नेतरी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन नेतरी उसे बेहद गुस्से और नफरत से देखती है। जेक उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करता है। तभी आसमान से बर्फ की तरह तैरते हुए कुछ बेहद खूबसूरत और चमकीले जीव, जिन्हें वुड स्प्रिट्स कहा जाता है, आकर जेक के पूरे शरीर पर बैठ जाते हैं। ये पेंडोरा की पवित्र देवी एवा का एक सीधा संकेत था कि ये अजनबी कोई साधारण दुश्मन नहीं है। नेतरी ये देखकर दंग रह जाती है और अपना इरादा बदलकर जेक को अपने साथ अपने कबीले के होम ट्री की तरफ ले जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वे कबीले के नजदीक पहुंचते हैं, दर्जनों नावी योद्धा जेक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके भालों की नुकीली नोक सीधे जेक के गले पर टिक जाती है। नावी योद्धाओं के भालों के बीच घिरे जेक को उमाटिकाया कबीले के विशालकाय गढ़ होम ट्री के भीतर ले जाया जाता है। ये सैकड़ों फीट ऊंचा एक ऐसा जादुई पेड़ है जिसके भीतर पूरा कबीला रहता है। यहाँ कदम रखते ही जेक का सामना कबीले के मुखिया और नेतरी के पिता एतुकान से होता है। एतुकान की आंखें जेक को देखकर नफरत से उबल रही होती हैं। कबीले के योद्धा जेक को तुरंत मार देने की मांग करते हैं, लेकिन तभी कबीले की आध्यात्मिक गुरु और नेतरी की माँ मुआत आगे आती हैं। वो जेक के करीब पहुंचकर उसकी धड़कनों को महसूस करती हैं। नेतरी अपनी माँ को बताती है कि कैसे पवित्र वुड स्प्रिट्स ने जेक को घेरकर उसे बचाने का संकेत दिया था। ये सुनकर मुआत एक बड़ा फैसला सुनाती हैं। वो जेक की जान बख्श देती हैं और नेतरी को आदेश देती हैं कि वो जेक को उनके कबीले के तौर तरीके और भाषा सिखाए। अगर जेक खुद को साबित नहीं कर पाया तो उसे मार दिया जाएगा। अगली सुबह जेक की आंखें खुलती हैं तो उसकी चेतना वापस इंसानी बेस में लौट आती है। वो अपने असली लाचार शरीर में वापस आ चुका था।
जेक को जिंदा देखकर बेस का मुख्य कमांडर कर्नल माइल्स क्वारिच बेहद खुश हो जाता है। कर्नल एक क्रूर फौजी है जिसका मकसद सिर्फ उस कीमती खनिज को हासिल करना है। वो जेक को अकेले में बुलाकर एक गुप्त सौदा रखता है। कर्नल कहता है कि जेक नावी कबीले के भीतर रहकर उनकी कमजोरियों की सारी जानकारी ला कर दे। बदले में कर्नल वादा करता है कि मिशन पूरा होते ही वो कंपनी के खर्च पर जेक के पैरों का ऑपरेशन करवाएगा। व्हीलचेयर से मुक्ति पाने के लालच में जेक इस जासूसी मिशन के लिए हाँ कह देता है। अब जेक की दोहरी जिंदगी शुरू होती है। वो दिन भर नावी कबीले के साथ रहकर नाटक करता है और रात को वापस आकर कर्नल को सारे राज सौंप देता है। नेतिरी जेक को सिखाने की जिम्मेदारी सख्ती से निभाती है। शुरुआत में जेक हर कदम पर गलतियां करता है। कबीले का अगला मुखिया सूते जेक को हर वक्त नफरत की निगाह से देखता है, लेकिन जेक हर दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जेक को पेंडोरा की एक सच्चाई का एहसास होने लगता है। वो देखता है कि नावी लोग प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता निभाते हैं। जेक को समझ आता है कि नावी लोगों के लिए ये जंगल उनकी आत्मा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जेक कबीले के घोड़ों की सवारी करना सीख जाता है। जेक का ये बदलाव देखकर नेतिरी के मन में भी उसके लिए प्यार जागने लगता है, लेकिन जेक के भीतर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। तभी एक सुबह नेतिरी जेक को कबीले की आखिरी परीक्षा के लिए तैयार होने को कहती है। ये परीक्षा थी आसमान के राजा इकरा नाम के एक विशालकाय उड़ने वाले जीव को वश में करने की। जैसे ही जेक एक विशाल इकरा के सामने कदम बढ़ाता है, वो जीव भयानक चीख के साथ जेक पर जानलेवा हमला कर देता है। नेतिरी ने जेक को पहले ही चेतावनी दी थी कि ये जीव सिर्फ उसी योद्धा को अपना स्वामी चुनता है जो उसे हराने की कोशिश करता है। जैसे ही जेक रस्सी लेकर उस खतरनाक जीव पर हावी होने की कोशिश करता है, इकरा बिजली की फुर्ती से उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच चट्टान के आखिरी छोर पर एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। जेक अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जीव की गर्दन को दबोच लेता है और अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने बालों के सिरे को इकरा के एंटीना से जोड़ देता है। पवित्र बंधन साहेलू के जुड़ते ही वो बेकाबू शिकारी अचानक शांत हो जाता है। जेक बिना एक पल गवाए इकरा की पीठ पर सवार होकर सीधे गहरी खाई में छलांग लगा देता है। हवा को चीरते हुए जब वे आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, तो जेक को एक ऐसी आजादी का एहसास होता है जो उसने अपने इंसानी शरीर में कभी महसूस नहीं की थी। वो अब उमाटिकाया कबीले का एक सम्मानित योद्धा बन चुका था। कबीला उसे पूरी तरह अपना चुका था और नेतिरी के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ एक शिक्षक और छात्र का नहीं रहा था। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। जेक का दिल अब बदल चुका था। वो भूल चुका था कि वो यहाँ एक जासूस बनकर आया। उसे पेंडोरा की धरती और यहाँ के लोगों से सच्चा लगाव हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ इंसानी बेस में तबाही की घड़ियां टिक टिक कर आगे बढ़ रही थीं। कर्नल क्वारिच और कंपनी के बड़े अधिकारी पार्कर सेल्फरिज का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। वे जेक द्वारा लाई गई मैपिंग और खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल करके होम ट्री के ठीक नीचे मौजूद अरबों डॉलर के खनिज को निकालने की आखिरी योजना बना चुके थे। अगली ही सुबह कंपनी के विशालकाय बुलडोजर कबीले के पवित्र पेड़ों को उखाड़ते हुए जंगलों को तबाह करना शुरू कर देते हैं। जेक आदिवासियों को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने आ जाता है और गुस्से में आकर मशीनों के कैमरों को तोड़ देता है। ये देखकर कर्नल क्वारिच को समझ आ जाता है कि जेक अब उनके हाथ से निकल चुका है और उसने गद्दारी की है। कर्नल जेक को बुलाकर ये सारी बातें बताता है कि अब वो उन पर हमला करने वाला है। वो वहाँ एक रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जिसमें जेक बताता है कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, नावी लोग उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसका मतलब साफ था कि अब कर्नल और उसके आदमी नावी लोगों पर हमला करने वाले हैं। मगर जेक उन्हें समझाता है और कहता है कि वो जाकर नावी लोगों को समझा सकता है और इस लड़ाई को रोक सकता है। कर्नल उसे 1 घंटे का समय देता है, जिसके बाद वो उस पेड़ को गिरा देगा। इसके बाद जेक और ग्रेस अपने अवतार शरीर में वापस चले जाते हैं। इधर कबीले के अंदर सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। जैक जाकर सबको समझाता है कि वे लोग आसमानी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं। वो ये भी बताता है कि उन्हीं लोगों ने उसे यहाँ भेजा था ताकि वो सभी नावी लोगों को इस जगह से निकाल सके। ये बात सुनकर नेत्री का दिल टूट जाता है। वो जेक पर चिल्लाते हुए उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वहाँ ग्रेस भी मौजूद होती है। वो भी सबको समझाने की कोशिश करती है, मगर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। नावी लोग ग्रेस और जेक को बंदी बना लेते हैं और आसमानी लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कर्नल अपने आदमियों के साथ उस पेड़ को गिराने के लिए वहां पहुंच चुका था। कर्नल क्वारिच की विनाशकारी फौज ने होम ट्री को चारों तरफ से घेरकर उस पर ताबड़तोड़ फास्फोरस बम बरसाने शुरू कर दिए थे। विशालकाय होम ट्री आग की लपटों में घिरकर तिनके की तरह टूट रहा था। चारों तरफ मासूम आदिवासियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। नेतिरी के पिता और कबीले के मुखिया एतुकान इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जेक के सामने ही दम तोड़ देते हैं। नेतिरी रोते हुए जेक को धक्का देती है और उसे एक गद्दार कहती है। होम ट्री पूरी तरह जमींदोज हो चुका था और उमाटिकाया कबीले का वजूद खतरे में था। ग्रेस और जेक के अवतारों का लिंक कटने के बाद उनके नावी शरीर बेजान पड़े थे।
इसी बीच इंसानी बेस में पायलट ट्रूडी चाको, जो एक नेक दिल इंसान थी, जेक और ग्रेस को इस तरह मरते नहीं देख सकी। वो सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देकर उस लिंक रूम में घुस जाती है जहां जेक, ग्रेस और नॉर्म के इंसानी शरीर मशीनों से जुड़े थे। ट्रूडी बंदूक की नोक पर उन सभी को वहां से बाहर निकालती है और एक गुप्त हेलीकॉप्टर में डालकर उन्हें कर्नल की पहुंच से दूर एक सुरक्षित पहाड़ी इलाके में ले जाती है। लेकिन वहां से जाते समय कर्नल उन पर गोली चला देता है, जिससे एक गोली ग्रेस को भी लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। जेक ग्रेस को हिम्मत देते हुए समझाता है कि नावी लोगों का घर तबाह होने के बाद वे केवल एक ही जगह जा सकते हैं और वहीं के लोग ग्रेस की मदद भी कर सकते हैं। इसके बाद जेक अपने अवतार शरीर में वापस चला जाता है। जेक को अपनी गलती का गहरा पछतावा था, लेकिन अब रोने का समय नहीं था। वो जानता था कि नावी लोगों का खोया हुआ भरोसा वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। वो पेंडोरा के इतिहास के सबसे खूंखार और विशालकाय उड़ने वाले शिकारी जीव, जिसे तोरुक कहा जाता है, को वश में करने का फैसला करता है। तोरुक इतना खतरनाक जीव था कि सदियों के इतिहास में सिर्फ 5 योद्धा ही उसे वश में कर पाए थे, जिन्हें तोरुक मक्तो कहा जाता था। जेक अपने इकरा पर सवार होकर आसमान की बुलंदियों में जाता है और सीधे तोरुक के ऊपर छलांग लगा देता है। एक खौफनाक जद्दोजहद के बाद जेक अपनी जान की बाजी लगाकर तोरुक के साथ साहेलू बना लेता है। जब जेक उस विशालकाय लाल शिकारी जीव की पीठ पर सवार होकर नावी आदिवासियों के नए गुप्त ठिकाने ट्री ऑफ सोल्स पर उतरता है, तो वहां मौजूद हर नावी योद्धा दंग रह जाता है। सूते और नेतिरी की आंखों में जेक के लिए नफरत की जगह एक गहरा सम्मान जाग उठता है, क्योंकि तोरुक मक्तो का आना इस बात का सबूत था कि खुद उनकी देवी एवा ने जेक को कबीले का नेतृत्व करने के लिए चुना है। जेक कबीले के सामने हाथ जोड़कर अपनी गद्दारी के लिए माफी मांगता है और उन्हें इंसानों के खिलाफ एक आखिरी और निर्णायक जंग के लिए एकजुट होने का आह्वान करता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि वे बाकी सभी नावी कबीलों को इकट्ठा करें और इन बाहरी हमलावरों को हमेशा के लिए इस चांद से खदेड़ दें। जेक नेतिरी की मां से कहता है कि ग्रेस की तबीयत ठीक नहीं है और उसे उनकी मदद चाहिए। ग्रेस को एक गोली लगी थी और उनका इंसानी शरीर धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। मुआत और कबीले के सभी लोग ग्रेस की आत्मा को हमेशा के लिए उनके अवतार शरीर में ट्रांसफर करने के लिए एक बेहद पवित्र और प्राचीन अनुष्ठान शुरू करते हैं। पूरा कबीला ट्री ऑफ सोल्स की चमकीली लताओं को पकड़कर देवी एवा से प्रार्थना करने लगता है। ऊर्जा का एक अद्भुत प्रवाह ग्रेस के शरीर में दौड़ने लगता है, लेकिन ग्रेस का इंसानी शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो आखिरी सांस लेते हुए जेक से कहती है कि उसने देवी एवा को देख लिया है और इसके बाद ग्रेस की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। ग्रेस की मौत से जेक का दिल टूट जाता है, लेकिन उसका गुस्सा अब कर्नल क्वारेज के खिलाफ एक ज्वालामुखी का रूप ले चुका था। जेक अपने विशालकाय जीव तोरुप पर सवार होकर पेंडोरा के कोने कोने में जाता है। वो मैदानी इलाकों के नावी कबीलों, घुड़सवारों और सुदूर पहाड़ों पर रहने वाले इकरा योद्धाओं से मिलता है। जेक ट्री ऑफ सोल्स के पास पहुंचकर अपनी दिव्य देवी एवा से प्रार्थना करता है। वो देवी के न्यूरल नेटवर्क से जुड़कर उनसे कहता है कि इंसानों की इस फौज के पास जो विनाशकारी हथियार हैं, वे पूरी प्रकृति को राख कर देंगे। वो एवा से मदद की भीख मांगता है, लेकिन नेयत्री उसे समझाती है कि देवी एवा कभी किसी का पक्ष नहीं लेती, वे सिर्फ जीवन में संतुलन बनाए रखती हैं। दूसरी तरफ इंसानी बेस में कर्नल क्वारेज को जब पता चलता है कि जेक ने हजारों नावी योद्धाओं की एक विशाल फौज खड़ी कर ली है, तो वो पूरी तरह बौखला जाता है। वो जानता था कि अगर नावी आदिवासियों का मनोबल पूरी तरह तोड़ना है, तो उनके सबसे पवित्र स्थान ट्री ऑफ सोल्स को जमींदोज करना होगा। कर्नल अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो कंपनी के सबसे बड़े मालवाहक जहाज को एक महाविनाशक बम वर्षक में बदल देता है, जिसके भीतर टनों विस्फोटक भरे हुए थे। उसके साथ दर्जनों गनशिप और मिसाइल से लैस हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। इंसानी फौज का ये बेड़ा आसमान में किसी उड़ते हुए यमराज की तरह लग रहा था, जो सीधे नावी संस्कृति को हमेशा के लिए दफन करने आगे बढ़ रहा था। जैसे ही इंसानी फौज बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है, अचानक पहाड़ों की ओर से हजारों नावी योद्धा अपने उड़ने वाले जीवों पर सवार होकर बिजली की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। नावी योद्धा अपने तीरों और भालों से हेलीकॉप्टरों के पायलटों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इंसानों की ऑटोमेटिक गन और मिसाइलों के सामने आदिवासियों के पारंपरिक हथियार टिक नहीं पा रहे थे। आसमान से जलते हुए इकरा और नावी योद्धाओं की लाशें बारिश की तरह नीचे गिर रही थीं। जेक आसमान की बुलंदियों से तोरुक के साथ नीचे झपटता है और कई गनशिप जहाजों को तबाह कर देता है। जमीन पर भी जंग बेहद खौफनाक मोड़ ले चुकी थी। सूते की अगुवाई में नावी कबीले के घुड़सवार योद्धा इंसानी रोबोटिक सूट्स और सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन बारूद के उस भीषण कोहराम के सामने आदिवासियों की बहादुरी कम पड़ने लगती है। कर्नल की फौज बेरहमी से कबीले के योद्धाओं को मौत के घाट उतार रही थी। इस खौफनाक मंजर के बीच सूते बहादुरी से लड़ते हुए एक इंसानी जहाज पर कूदने की कोशिश करता है, मगर गोलियों की बौछार उसके सीने को छलनी कर देती है और वो तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। नेत्री का इकरा भी हवा में मारा जाता है और वो जमीन पर गिरकर इंसानी रोबोटिक सूट से घिर जाती है।
तभी अचानक पूरे पेंडोरा की धरती पर एक ऐसा भयानक कंपन होता है जिसे देखकर इंसानी फौज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घने जंगलों को चीरते हुए पेंडोरा के सबसे खूंखार और विशालकाय जानवरों का एक सैलाब इंसानी फौज पर टूट पड़ता है। हजारों की संख्या में हैमरहेड और वाइपर वॉल्स कर्नल के सैनिकों को जिंदा चबाने लगते हैं। आसमान में लाखों शिकारी पक्षी कर्नल के जहाजों के इंजनों में घुसकर उन्हें ब्लास्ट करने लगते हैं। ये खुद देवी एवा का जवाब था, जिन्होंने जेक की पुकार सुन ली थी और पूरी प्रकृति को ही इंसानों के खिलाफ जंग में उतार दिया था। इस अचानक हुए पलटवार से इंसानी फौज में भगदड़ मच जाती है और कर्नल क्वारिज का महाविनाशक जहाज हवा में ही फटकर राख का ढेर बन जाता है। लेकिन कर्नल क्वारिज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जहाज के फटने से ठीक पहले वो अपने विशालकाय रोबोटिक सूट में बैठकर सीधे नीचे जंगल में कूद जाता है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही मकसद था, जेक सुली को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना। वो उस गुप्त ठिकाने की तरफ बढ़ता है जहाँ जेक का असली इंसानी शरीर लिंक कैबिन के भीतर बेसुध पड़ा हुआ था। तभी अचानक जेक अपने नावी अवतार में तोरुक पर सवार होकर आसमान से कर्नल के ठीक सामने उतरता है। कर्नल अपने रोबोटिक सूट की विशालकाय मशीन गन और एक भारी भरकम चाकू से जेक पर ताबड़तोड़ वार करता है, जबकि जेक अपनी नावी फुर्ती और पारंपरिक हथियारों से उसका मुकाबला करता है। जंग के दौरान कर्नल बेहद शातिर चाल चलता है। वो जेक को उलझाकर सीधे उस लिंक कैबिन पर हमला कर देता है जहाँ जेक का लाचार इंसानी शरीर रखा हुआ था, जिससे पेंडोरा की जहरीली हवा सीधे कैबिन के अंदर घुसने लगती है। जेक का इंसानी शरीर हवा में मौजूद जहर के कारण तड़पने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। कैबिन में ऑक्सीजन की कमी होते ही जंगल में खड़े जेक के नावी अवतार का संतुलन बिगड़ने लगता है और वो बेदम होकर जमीन पर गिर जाता है। वो जेक से कहता है कि उसने अपनी ही प्रजाति को धोखा दिया है और अब उसे तड़प कर मरना होगा। जैसे ही कर्नल जेक पर आखिरी और जानलेवा वार करने वाला होता है, तभी अचानक जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ एक तीर आता है और सीधे कर्नल के रोबोटिक सूट के शीशे को तोड़कर उसकी छाती के पार हो जाता है। ये तीर किसी और ने नहीं बल्कि नेतिरी ने चलाया था। कर्नल दर्द से कराहता हुआ पीछे हटता है, लेकिन नेतिरी बिना एक पल गवाए दूसरा तीर चलाती है जो सीधे कर्नल के दिल को चीर देता है। कर्नल क्वारिज का विशालकाय रोबोटिक सूट भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कर्नल को मारने के बाद नेत्री तुरंत उस टूटे हुए लिंक कैबिन की तरफ भागती है। वहाँ जेक का असली कमजोर इंसानी शरीर बिना सांस लिए जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। वो रोते हुए जेक के चेहरे पर विशेष ऑक्सीजन मास्क लगाती है। वो नेत्री को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ये पेंडोरा पर एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहाँ जीत नफरत की नहीं बल्कि प्रकृति और सच्चे प्यार की हुई थी। जंग खत्म होने के बाद उमाटिकाया कबीले और बाकी नावी लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इंसानी फौज के बचे हुए सैनिकों और कंपनी के अधिकारियों को हथियारों के बिना हमेशा के लिए पेंडोरा से खदेड़ दिया गया। उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया, जो इंसानी लालच के कारण पहले ही मर रही थी। पेंडोरा पर सिर्फ उन्हीं चुनिंदा इंसानों और वैज्ञानिकों को रुकने की इजाजत मिली जिन्होंने नावी लोगों का साथ दिया था। कबीले में चारों तरफ अब शांति और खुशी का माहौल था, लेकिन जेक के लिए अभी भी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सफर बाकी था। वो अब हमेशा के लिए इंसानी दुनिया को छोड़कर पेंडोरा का हिस्सा बनना चाहता था। कहानी के आखिरी दृश्य में ट्री ऑफ सोल्स के पास पूरा कबीला इकट्ठा होता है। मोआत और नेत्री देवी एवा से प्रार्थना करते हुए एक बेहद पवित्र और प्राचीन अनुष्ठान शुरू करती हैं। इस अनुष्ठान के जरिए जेक की इंसानी चेतना को हमेशा के लिए उसके नावी अवतार के शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा था। चमकीली लताएं जेक के दोनों शरीरों को आपस में जोड़ देती हैं और ऊर्जा का एक जादुई प्रवाह शुरू होता है। जेक का लाचार इंसानी शरीर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके ठीक बगल में लेटे विशालकाय नावी अवतार की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसकी जलती हुई पीली आंखें ये साफ कर देती हैं कि जेक सुली अब एक इंसान नहीं बल्कि हमेशा के लिए उमाटिकाया कबीले का एक सच्चा नावी योद्धा बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी चांद पेंडोरा और जेक सुली के एक सच्चे योद्धा बनने की खौफनाक दास्तान। अगर आपको हमारी ये सिनेमैटिक नरेशन और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और ऐसी ही और भी कमाल की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।